चलिए, गुड मॉर्निंग एवरीवन। क्लास को स्टार्ट करते हैं, है ना। इंडियन ज्योग्राफी के अंतर्गत हम भारत के अपवाह तंत्र या फिर ड्रेनेज सिस्टम को स्टडी कर रहे थे और इसके अंतर्गत हमने गंगा रिवर सिस्टम और सिंधु रिवर सिस्टम को ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था। ठीक है, आज के वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र के बारे में, जो कि हिमालयी नदी तंत्र का लास्ट हमारा नदी तंत्र है। ठीक है, हिमालयी नदी तंत्र के अंतर्गत मुख्यतः हमने 3 नदियों को डिस्कस किया था, गंगा रिवर सिस्टम, सिंधु रिवर सिस्टम और ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। ठीक है, तो आज हम ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम को ही यहाँ पर स्टडी करेंगे। काफी महत्वपूर्ण है, कई बार यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए सीधे हम टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। कल क्लास नहीं हो पाई थी क्योंकि कल एक यूट्यूब लाइव था। ठीक है, गुड मॉर्निंग योगेश जी, गुड मॉर्निंग शोभानंद जी। ठीक है, तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। चलिए देखिए, जब मैंने आपको नदियां पढ़ाना स्टार्ट किए थी या फिर भारत का अपवाह तंत्र पढ़ाना स्टार्ट किया था, तब मैंने आपको बताया था कि 3 पूर्ववर्ती नदियां हैं, है ना। पूर्ववर्ती नदियां, पूर्ववर्ती नदियां क्या होती हैं? ऐसी नदियां जो कि हिमालय के उत्थान के भी पहले से प्रवाहित हो रही हैं, या फिर ऐसी नदियां जो अपना रास्ता स्वयं बनाती हैं। मतलब यदि कोई नदी इस प्रकार से पहले प्रवाहित हो रही है, ठीक है, और जैसे इस प्रकार से कोई नदी प्रवाहित हो रही है ना, और हिमालय का उत्थान होना स्टार्ट हुआ, ठीक है, तो हिमालय या फिर कोई भी पर्वत इसके दोनों साइड इस प्रकार से उत्थान करेगा और नदी अपना रास्ता लगातार काटती जाएगी। ठीक है, तो एक टाइम के बाद कैसे होगा? एक पर्वत यहां होगा, एक पर्वत यहां होगा और यहां पर नदी प्रवाहित हो रही होगी। ठीक है, तो इस प्रकार से जो पूर्ववर्ती नदियां होती हैं, क्या बनाती हैं? गॉर्ज बनाती हैं, महाखड्ड बनाती हैं। और सिंधु, सतलज, ब्रह्मपुत्र, ये 3 नदियां ऐसी नदियां हैं जो कि पूर्ववर्ती नदियों का एग्जाम्पल है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात मैंने आपको बताया था जब मैं आपको सिंधु नदी तंत्र पढ़ा रहा था, ठीक है, कि तिब्बत रीजन है। तिब्बत रीजन के अंतर्गत मानसरोवर झील है। मानसरोवर झील के पास से 3 नदियों का ओरिजिन होता है। ठीक है, यहां पर ये मानसरोवर झील है, इस प्रकार से निकलती है सिंधु, यहां से निकलती है सतलज और ऐसे निकलती है ब्रह्मपुत्र, है ना। मैंने बताया था तीनों पूर्ववर्ती नदियों का भी एग्जाम्पल है और तीनों मानसरोवर झील के पास से तिब्बत रीजन से निकलती हैं। कहां से? तिब्बत रीजन से ओरिजिनेट होती हैं। ठीक है, तो उसी प्रकार से ये पूर्व की ओर, ईस्ट की ओर बहना प्रारंभ करती है। कहां से निकलती है? चेमा युंगडुंग ग्लेशियर, कैलाश पर्वत, मानसरोवर झील के पास से यह नदी निकलती है, ओरिजिन इसका होता है। ठीक है, किस नाम से निकलती है? तो तिब्बत में इसको सांगपो नाम से जाना जाता है। ठीक है, या फिर इसको कई जगह यारलुंग, यारलुंग सांगो, ठीक है, तिब्बत में इसको यारलुंग सांगपो के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो कहां से निकलती है ये? कैलाश पर्वत के पास से, मानसरोवर झील के पास से, चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से ब्रह्मपुत्र नदी का ओरिजिन होता है। यह पूर्व दिशा की ओर इस प्रकार से बहना प्रारंभ करती है। इसके अलावा इसको तिब्बत रीजन में यारलुंग सांगपो के नाम से जाना जाता है। ठीक है, हिमालय पर्वत है बच्चों, इसके दक्षिण में इस प्रकार से हिमालय पर्वत है और हिमालय के बिल्कुल पैरेलल या फिर समांतर पूर्व की ओर बहना ये प्रारंभ करती है। ठीक है, इतना समझ में आ गया, इसका ओरिजिन समझ में आ गया। फिर इसके बाद ये अचानक से हिमालय के समांतर बहती है और यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश राज्य इस प्रकार से। ठीक है, तो अरुणाचल प्रदेश के पास अचानक से दक्षिण की ओर इस प्रकार से मुड़ती है ना, इस प्रकार से दक्षिण की ओर ये मुड़ जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर ये हिमालय को काटते हुए, यहाँ पर हिमालय है, हिमालय को काटते हुए साउथ की ओर मुड़ती है। ठीक है, जैसे ये हिमालय है मान लीजिए, ठीक है, ये, और यहां से इस प्रकार से ये दक्षिण की ओर मुड़ी, तो ये हिमालय को काटती है और यहाँ पर गॉर्ज बनाते हुए, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश के पास गॉर्ज बनाते हुए या फिर हिंदी में बोलते हैं महाखड्ड बनाते हुए अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। और कौन सा गॉर्ज बनाती है? तो दिहांग गॉर्ज बनाती है। मतलब समझ गए कि यहां से ये नदी बह रही थी, पर्वतों का जैसे से उत्थान हुआ तो ये जगह छूटती गई, है ना, गहरी घाटी का ये निर्माण करती रही, है ना, तो इसको ही हम बोलते हैं गॉर्ज। तो यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश के पास जब ये यहाँ पर मुड़ रही है तो यहाँ पर ये दिहांग गॉर्ज का निर्माण करती है और फिर अरुणाचल प्रदेश में एंटर करती है। अरुणाचल प्रदेश राज्य में इसको बच्चों किस नाम से जाना जाता है? तो अरुणाचल प्रदेश राज्य में इसको दिहांग नाम से जाना जाता है। अलग अलग राज्यों में, अलग अलग देशों में इसको अलग अलग नाम से जाना जाता है ना। जैसे यहाँ पर यारलुंग सांगपो बोल रहे थे, जब अरुणाचल प्रदेश में ये आई तो इसको हम दिहांग बोल रहे थे। जैसे ही ये असम में एंटर करती है तो असम में इसको ब्रह्मपुत्र नदी, या फिर पूरे भारत में और पूरे विश्व में इसको ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से ही जानते हैं। फिर जब ये बांग्लादेश में जाएगी तो इसको जमुना नाम से जानते हैं। तो कितने नाम है इसके? सांगपो, दिहांग, ब्रह्मपुत्र और जमुना। तो यहां से भी आपको कई बार एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं, क्योंकि अलग अलग राज्यों में या फिर अलग अलग देशों में इसको अलग अलग नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ये याद रखना है। आगे डिस्कस करते हैं। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश के पास से ही बच्चों एक नदी निकलती है जिसको हम बोलते हैं लोहित नदी।
ठीक है, लोहित नदी निकलती है और अरुणाचल प्रदेश असम राज्य में ये नदी प्रवाहित होती है और असम में ही जाकर के किसमें मिलती है, ये ब्रह्मपुत्र नदी में जाकर के मिलती है। ठीक है, इसके अलावा इसकी एक और प्रमुख सहायक नदी है लोहित नदी की, जिसको हम बोलते हैं बूढ़ी दिहांग। ठीक है, तो बूढ़ी दिहांग किसकी सहायक नदी है, लोहित की सहायक नदी है, याद रखना। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश ही रीजन से एक और नदी निकलती है जिसको हम बोलते हैं दिवांग, और ये भी लोहित की सहायक नदी है। ठीक है, लोहित में आकर के ये मिलती है और फिर थोड़ी देर के बाद लोहित किस में जाकर के मिल जाती है, ब्रह्मपुत्र नदी में मिल जाती है। ठीक है, तो बूढ़ी दिहांग और दिवांग ये दोनों लोहित की सहायक नदियां हैं, और लोहित लोहित किसकी सहायक नदी है, लोहित ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। अभी हम थ्योरी के माध्यम से इन सब के वो भी डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, अभी आप बस मैप के थ्रू समझते जाइए। इसके अलावा जहां पर लोहित नदी मिलती है इससे, तो उसी के आसपास आपको एक द्वीप देखने को मिलता है ना। जैसा कि देखिए ये नदी है ना, ये नदी प्रवाहित हो रही है, ब्रह्मपुत्र नदी है, तो इसके बीच में एक आइलैंड देखने को मिलता है, एक द्वीप देखने को मिलता है, द्वीप या फिर आइलैंड। ठीक है, ये आइलैंड क्या होता है, ऐसा कोई भी भूभाग जो कि चारों ओर से जल से सराउंडेड होता है या फिर जल से घिरा हुआ होता है, वाटर बॉडी से घिरा हुआ होता है, वाटर बॉडी से सराउंडेड होता है, उसको हम बोलते हैं द्वीप या फिर आइलैंड। ठीक है, खासतौर पर ज्यादातर आइलैंड आपको समुद्र महासागर में देखने को मिलेंगे, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि द्वीप सिर्फ समुद्र सागर या फिर महासागर में ही होगा, किसी नदी में किसी झील में भी कोई द्वीप हो सकता है, क्योंकि द्वीप की डेफिनेशन ही सिंपल सी है कि चारों ओर से जो जल से घिरा है उसको हम द्वीप बोल देंगे, है ना। तो यहां पर भी एक द्वीप देखने को मिलता है जिसको हम बोलते हैं माजुली ब्रह्मपुत्र, है ना। पासी घाट एक जगह है असम में। ठीक है, तो यहां पर एक माजुली नाम का द्वीप है, ये देखिए ब्रह्मपुत्र नदी असम राज्य में। ठीक है, बना कैसे है ये जो नदी अपने द्वारा अवसाद लाती है, तो अवसाद के निक्षेपों के द्वारा ही इस द्वीप का निर्माण हुआ है। ठीक है, और याद रखना है असम सरकार ने इसको डिस्ट्रिक्ट या फिर जिला भी घोषित किया हुआ है। क्या बोल रहा हूं मैं, असम सरकार ने इस माजुली आइलैंड को डिस्ट्रिक्ट भी घोषित किया गया है। लगभग 1 लाख पॉपुलेशन बच्चों यहां पर निवास करती है। कितनी, 1 लाख जनसंख्या या फिर 1 लाख पॉपुलेशन के आसपास यहां पर निवास करती है, आपको याद रखना है। कहां पर, इस द्वीप पे। ठीक है, और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी इसका नाम है, किसका, माजुली द्वीप का। ठीक है, क्योंकि ये विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है, इसको जिला भी घोषित किया गया है और 1 लाख लगभग पॉपुलेशन यहां पर निवास करती है। ठीक है, चलिए अमृत, गुड्डू रॉय, शोभानंद, रिया। ठीक है, चलिए आगे डिस्कस कर लें। आगे है सुबनसिरी। सुबनसिरी सबसे महत्वपूर्ण नदी है। ठीक है, तिब्बत प्लेट्यू रीजन से इसका ओरिजिन होता है, तिब्बत से ये निकलती है। ठीक है, और आगे आकर के ये असम राज्य में आकर के किस में मिलती है, ब्रह्मपुत्र नदी में आकर के ये मिलती है। कौन सी नदी, सुबनसिरी नदी किस में आकर के मिलती है, ब्रह्मपुत्र नदी में आती है और आकर के मिलती है, और तिब्बत रीजन से इसका ओरिजिन होता है। अब इसकी विशेषता क्या है, ये बच्चों सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी है, सबसे बड़ी सहायक नदी है, किसकी, ब्रह्मपुत्र की। तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है, एग्जाम में सीधे सा क्वेश्चन आएगा कि ब्रह्मपुत्र की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है। गुड मॉर्निंग रिया जी, आपकी पहली क्लास है शायद, कि पहले आप रिकॉर्डेड क्लासेस देखती थी। आप कमेंट में बताइए किस एग्जाम की आप तैयारी कर रही हैं, है ना। चलिए, तो सुबनसिरी सबसे बड़ी सहायक नदी है, याद रखना है किसकी, ब्रह्मपुत्र नदी की। तो इंपॉर्टेंट हो जाती है, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आया है कि ब्रह्मपुत्र की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, तो सुबनसिरी सबसे बड़ी सहायक नदी है। ठीक है, इसके अलावा एक और नागालैंड रीजन से लेसांग पर्वत है, यहां से एक और नदी निकलती है, धनसरी। ठीक है, धनसरी नाम की नदी निकलती है और आगे जाकर के असम के पास ही किसमें, ब्रह्मपुत्र में मिलती है। इसकी जो भी बच्चों सहायक नदी है ना, तो छोटी छोटी ही सहायक नदी है, ज्यादा कोई बहुत महत्वपूर्ण या फिर बहुत बड़ी कोई ऐसी सहायक नदी नहीं है। ठीक है, तो आपको बस देखना, हम थ्योरी में वाकई इनको डिस्कस डिटेल में कर लेंगे। ठीक है, बस आप अभी मैप के द्वारा इसको समझते जाइए। एक और कपिली नदी का ओरिजिन होता है, जो कि इसकी लेफ्ट बैंक की ट्रिब्यूटरी है। एक मानस नदी, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मानस नदी असम में आकर के ब्रह्मपुत्र मिलती है। इसके अलावा आपने सुना होगा मानस नेशनल पार्क। ठीक है, मानस राष्ट्रीय उद्यान। असम में 2 प्रमुख नेशनल पार्क है, हालांकि हम बाद में पढ़ेंगे नेशनल पार्क राष्ट्रीय उद्यान मतलब क्या होता है, ऐसा जंगली क्षेत्र होता है जो कि सरकार के द्वारा संरक्षित किया जाता है। वहां के उस जंगल में, उस रीजन में, फॉरेस्ट एरिया में जो भी जंगली जानवर वगैरह पाए जाते हैं, तो उनको संरक्षित करने के लिए सरकार के द्वारा नेशनल पार्क के रूप में उसको घोषित किया जाता है। ठीक है, तो मानस नेशनल पार्क और काजीरंगा नेशनल पार्क,
काजीरंगा नेशनल पार्क। ये दो नेशनल पार्क असम में के नेशनल पार्क हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, कई बार यहाँ से एग्जाम में भी क्वेश्चन आते हैं। काजीरंगा नेशनल पार्क एक सींग वाले गैंडे के लिए फेमस है, आप जानते ही होंगे, ठीक है। तो याद रखना जो मानस नेशनल पार्क है ना बच्चों, तो इसी मानस नेशनल पार्क से होकर के ये मानस नदी प्रवाहित होती है और आगे असम में जाकर के ये ब्रह्मपुत्र में मिलती है, ठीक है। तो मानस भी किसकी सहायक नदी है? ब्रह्मपुत्र की ही सहायक नदी है, आपको याद रखना है। दोस्तों, मैं पिछले 8 वर्षों से ज्योग्राफी पढ़ा रहा हूं और पिछले कई वर्षों के डिफरेंट एग्जाम पेपर्स को एनालाइज करने के बाद मुझे ये समझ में आया है कि सही प्रिपरेशन के लिए आपको इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज पीवाईक्यूज की आवश्यकता होती है, क्योंकि अल्टीमेटली हमें फाइनल एग्जाम में एमसीक्यूज ही फेस करने हैं। तो इसी को ध्यान में रखते हुए हमने ज्योग्राफी के टॉप 1000 एमसीक्यूज पीवाईक्यूज का एक सेट तैयार किया है, जो कि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो आज ही क्रेजी जीके ट्रिक की एप्लीकेशन में जाकर के आप इस कोर्स को अवेल कर सकते हैं। साथ ही डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, तो लिंक के थ्रू भी आप कोर्स को अवेल कर सकते हैं। धन्यवाद। ठीक है, ठीक है। ओके रिया जी, है ना आपकी अभी आपने हाल ही में एडमिशन लिया है, तो जितने भी नए बच्चे मतलब एनरोल होते जा रहे हैं या फिर एडमिशन लेते जा रहे हैं, उनको मैं बताना चाहूंगा कि हमने भारत का फिजिकल डिवीजन पूरा कंप्लीट कर लिया है, भारत का सामान्य परिचय हमने कंप्लीट कर लिया है। अभी हम भारत की नदियों को स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। तो प्रीवियस जितने भी वीडियो हो रहे हैं, तो बैकग्राउंड में आप वो सारे वीडियो कवर करते रहिए पीछे से, और लाइव क्लास भी लगातार देखते जाइए। ऐसा नहीं है कि समझ में नहीं आएगा, क्योंकि अभी हम नदियां पढ़ रहे हैं, तो ऐसा तो है नहीं है कि नदियां समझ में नहीं आएंगी, तो समझ में आएगा, लेकिन प्रीवियस लेक्चर भी आप देखते रहिए, ठीक है। तो ये मानस नदी हो गई। इसके अलावा एक और शंकोशी नदी है, तो ये भी इसकी एक सहायक नदी है, उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। एक प्रमुख नदी है तिस्ता नदी। तिस्ता नदी जो है बच्चों, ये जेमू ग्लेशियर सिक्किम रीजन से निकलती है। कहां से? जेमू ग्लेशियर कहां पर है? ये सिक्किम में है, सिक्किम में जेमू ग्लेशियर है, यहां से ही इसका ओरिजिन होता है तिस्ता नदी का। और ये बांग्लादेश रंगपुर नामक एक स्थान है, रंगपुर, ठीक है, बांग्लादेश रंगपुर के पास आकर के किसमें मिलती है? ब्रह्मपुत्र में, या फिर ब्रह्मपुत्र को बांग्लादेश में जमुना बोलते हैं हम, ठीक है। तो जमुना में आकर के मिलती है, ठीक है, तिस्ता नदी। इसके अलावा एक ही बात याद रखना कि तिस्ता नदी की एक विशेषता ये भी है कि ये रिवर राफ्टिंग के लिए जानी जाती है। आप देखते होंगे ना कि बोट में 3-4 लोग बैठते हैं और पानी बहुत छलछलाता हुआ ऐसे बहता है और उसमें रिवर राफ्टिंग की जाती है। तो रिवर राफ्टिंग के लिए तिस्ता नदी जानी जाती है, ये बात भी आपको याद रखना है। कहां से निकलती है? जेमू ग्लेशियर सिक्किम रीजन से इसका ओरिजिन होता है। उसके बाद की कहानी आपको पता है, पद्मा नदी, जो कि गंगा का बांग्लादेश में नाम है, पद्मा, ठीक है। तो पद्मा और जमुना आपस में मिलते हैं बांग्लादेश में, आगे जाती है, ठीक है। यहां पर एक और नदी आकर के कोई मिलती है, फिर इसको हम मेघना बोलते हैं, और मेघना फिर जाकर के बंगाल की खाड़ी में विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है, जिसको हम बोलते हैं सुंदरवन डेल्टा। सुंदरवन डेल्टा, सुंदरवन डेल्टा बनाते हुए कहा? बंगाल की खाड़ी में समाहित हो जाती है, और ये दोनों नदियां मिलकर के विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती हैं, ठीक है। जो सुंदरवन डेल्टा है, ये विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर माजुली द्वीप भी विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। तो ये पूरा ब्रह्मपुत्र नदी था, है ना। एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि काफी बच्चे अभी लाइव आए हैं, तो इतना समझ में आया जल्दी से कमेंट में बता दो, फिर एक बार मैं आपको रिवाइज भी करा देता हूँ, ठीक है। चलो, ठीक है, एक बार रिवाइज करा देता हूं मैं। देखो, हम बात कर रहे थे बच्चों ब्रह्मपुत्र नदी की, कहां से निकलती है। तो मैंने आपको पहले भी कई बार बताया कि तिब्बत रीजन के पास एक मानसरोवर झील है, कैलाश पर्वत है, यहां से 3 नदियां अलग अलग डायरेक्शन में बहना प्रारंभ करती है। एक तो इस प्रकार से ऊपर की ओर निकल जाती है, सिंधु, या फिर जिसको हम इंडस बोलते हैं। एक इस प्रकार से निकल जाती है, जिसको हम बोलते हैं सतलज। और एक पूर्व की ओर निकल जाती है, ब्रह्मपुत्र, ठीक है। ये आसपास से ही तीनों निकलती हैं तिब्बत रीजन से, ठीक है। कोई नहीं, फिर समझा देता हूं, ठीक है, ध्यान से सुनना। तिब्बत रीजन से पर्टिकुलर ग्लेशियर की बात करेंगे तो चेमा युंगडोंग ग्लेशियर से इसका ओरिजिन होता है, ठीक है। ये पूर्व दिशा की ओर ईस्ट डायरेक्शन में इस प्रकार से बहना प्रारंभ करती है, और इसके दक्षिण में आप देखेंगे यहां पर, तो आपको यहां पर हिमालय पर्वत देखने को मिलेगा। क्या मिलेगा? हिमालय देखने को मिलेगा। तो हिमालय के बिल्कुल समानांतर चलती है, पैरेलल चलती है, हिमालय के पैरेलल पूर्व की ओर बहना प्रारंभ करती है, ठीक है। जैसे ही अरुणाचल प्रदेश के पास आती है, तो अचानक से दक्षिण की ओर टर्न करती है ना, अचानक से दक्षिण की ओर मुड़ जाती है, और जो ये हिमालय पर्वत है, यहाँ पर हिमालय को काटती है और दिहांग गॉर्ज बनाती है। दिहांग गॉर्ज मतलब समझ रहे हो, ये हिमालय है, ठीक है,
और यहाँ से ये अचानक से मुड़ी है, तो ये इसने पर्वत को काटा है ना, मतलब ये पहले से ही प्रवाहित हो रही थी और हिमालय का उत्थान होता रहा और ये अपनी घाटी बनाती रही, तो इसको हम बोलते हैं गौर। ठीक है, तो यहाँ पर ये दिहांग गॉर्ज बनाते हुए अरुणाचल प्रदेश में इंटर करती है। अरुणाचल प्रदेश राज्य में भी इसको दिहांग नाम से जाना जाता है, दिहांग गॉर्ज भी बनाती है। ठीक है, इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश राज्य में भी इसको दिहांग के नाम से ही जाना जाता है। ठीक है, आगे बच्चों ये असम राज्य है ना, असम राज्य के बाद जब सॉरी अरुणाचल प्रदेश के बाद जब ये असम राज्य में आती है, तो इस पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण द्वीप है जिसको हम बोलते हैं माजुली द्वीप, है ना। माजुली द्वीप मतलब पता है ना, चारों ओर से जल से जो घिरा हुआ क्षेत्र होता है उसको हम द्वीप बोलते हैं। तो इस ब्रह्मपुत्र नदी के बीचों बीच एक आइलैंड है जो कि विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है या फिर रिवर आइलैंड है, जिसको हम बोलते हैं माजुली द्वीप, है ना। ये देखिए यहाँ पर पासीघाट जगह है असम में, यहाँ पर आपको माजुली द्वीप देखने को मिलता है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। असम सरकार ने इसको डिस्ट्रिक्ट भी घोषित किया है या फिर जिला भी घोषित किया है। लगभग 1 लाख जनसंख्या या फिर पॉपुलेशन यहाँ पर निवास करती है। ठीक है, याद रखना है। इसके अलावा लोहित नदी एक इसकी प्रमुख सहायक नदी है, याद रखना है, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आया है। ठीक है, इसको रक्त नदी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि क्या होता है कि जहां पर प्रवाहित होती है ना, तो वहां की मिट्टी लाल है, तो उसके कारण से इसका रंग लाल होता है, तो इसको खूनी नदी या फिर लाल नदी के नाम से भी इसको जाना जाता है। इसकी एक प्रमुख सहायक नदी दिवांग और बूढ़ी दिहांग है, किसकी, दोनों की, लोहित नदी की, ये दोनों सहायक नदियां हैं। इसके अलावा सोवनसरी इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी है, तिब्बत प्लेट्यू से निकलती है। ठीक है, इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश असम राज्य में बहते हुए असम राज्य में आकर के इसमें मिलती है। एक धनसरी है, लेसांग पर्वत नागालैंड से निकलती है। कपली है, मानस है, संकोशी है, ये सब छोटी छोटी इसकी सहायक नदी है। एक जेमू ग्लेशियर से तिस्ता नदी निकलती है, इसकी सहायक नदी है। ठीक है, बाकी तो आपको पता ही होगा। ठीक है, तो ये हो गई हमारी वो। इसके अलावा इसमें 2 प्रमुख ब्रिज भी हैं बच्चों, है ना। एक तो है भूपेन हजारिया ब्रिज, भूपेन हजारिया ब्रिज, ये कहां पर है, जो इसकी सहायक नदी है लोहित नदी, तो लोहित नदी पर भूपेन हजारिया ब्रिज है, जो कि सबसे बड़ा सड़क पुल है, सड़क पुल है। ठीक है, भूपेन हजारिया ब्रिज जो कि सबसे बड़ा 9.125 ऐसा कुछ इसकी लंबाई है, लगभग 9 पॉइंट समथिंग इसकी किलोमीटर लंबाई है। सबसे बड़ा, अभी हम थ्योरी में देख लेंगे इसको, सबसे बड़ा सड़क ब्रिज है, या फिर जहां से आपकी कार हो गई, बसेस हो गई, ट्रक्स वगैरह हो गए, है ना, सड़क यातायात होता है, तो उस प्रकार का ये ब्रिज है। इसके अलावा एक और बोगीबील ब्रिज है, ये किसको, असम और अरुणाचल प्रदेश को आपस में कनेक्ट करता है। इसके अलावा बोगीबील ब्रिज है एक यहाँ पर। ठीक है, किस पर है, ये ब्रह्मपुत्र नदी पर ही है। तो ये रेल सह सड़क पुल है। ये कैसा है, रेल सह सड़क पुल है, मतलब कि ये 2 फ्लोर में बना हुआ है। एक फ्लोर से सड़क यातायात होता है और एक फ्लोर से ट्रेन या फिर जो रेलवे का होता है वो यातायात होता है। ठीक है, इस प्रकार से 2 फ्लोर में बना है। एक फ्लोर से सड़क यातायात और एक से ट्रेन का यातायात यहां से होता है। ठीक है, तो बोगीबील जो ब्रिज है इसे रेल सह सड़क पुल कहा जाता है, रेल सह सड़क पुल कहा जाता है। तो ये सबसे बड़ा भारत का रेल सह सड़क पुल है, तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, इसके अलावा बच्चों एक और पॉइंट बताना है कि जो ये ब्रह्मपुत्र नदी है, सादिया से लेकर के धुबरी, धुबरी के मध्य में, ठीक है, 2 जगह है यहाँ पर, सादिया से धुबरी के मध्य में ये रैंप घाटी में प्रवाहित होती है ना, रैंप घाटी या फिर रैंप वैली में प्रवाहित होती है। रैंप वैली क्या होता है, एक मैंने आपको रिफ्ट वैली बताई थी, एक मैंने आपको रिफ्ट वैली समझाई थी जब मैं आपको नर्मदा नदी के बारे में बता रहा था। ठीक है, तो मैंने आपको रिफ्ट वैली बताई थी। रिफ्ट वैली में क्या होता है, किसी भूभाग का बीच वाला भाग इस प्रकार से नीचे धंस जाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, रिफ्ट वैली। ठीक है, और जब किसी भूभाग के किनारे ऊपर की ओर उठ जाते हैं, इसमें किनारे ऊपर उठे हैं और इसमें बीच वाला भाग नीचे धंसा है। ठीक है, तो जब किसी भूभाग के किनारे ऊपर उठ जाए तो उसको हम बोलते हैं रैंप वैली। ठीक है, तो जो ब्रह्मपुत्र नदी है ये असम राज्य में सादिया से धुबरी के बीच में रैंप वैली में प्रवाहित होती है। ठीक है, एक दूसरे के अपोजिट है। रैंप वैली में क्या हुआ, साइड वाले भूभाग ऊपर उड़ गए, ठीक है, जबकि रिफ्ट वैली में क्या हुआ, बीच वाला हिस्सा नीचे धंस गया। ठीक है, तो थोड़ा सा अंतर है। दोस्तों, आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की यदि तैयारी कर रहे हैं तो एमसीक्यूज और पीवाईक्यूज का काफी महत्वपूर्ण रोल होता है, क्योंकि फाइनल एग्जाम में आपको एमसीक्यूज के माध्यम से ही आंसर देने होते हैं। और इसी के चलते हमने ज्योग्राफी के टॉप 1000 क्वेश्चन का एक सेट तैयार किया है और इसके डिफरेंट पैकेज तैयार किए हैं। जैसे कि ये 1000 क्वेश्चन यदि आप आंसर के साथ चाहते हैं तो मात्र 29 रुपीज में आप ये पीडीएफ अवेल कर सकते हैं। इसके साथ साथ यदि आपको एक्सप्लेनेशन भी चाहिए है हर एक क्वेश्चन का पीडीएफ के थ्रू, तो मात्र 39 रुपीज में ये आपको पीडीएफ मिल जाती है। यदि एक्सप्लेनेशन, क्वेश्चन आंसर और
वीडियो सॉल्यूशन, जो कि हर एक क्वेश्चन का मैंने वहां पर सॉल्यूशन कराया है वीडियो फॉर्म में। यदि ये पैकेज चाहिए तो मात्र 49 रुपीज में। इसी में यदि आप टॉपिक वाइज टेस्ट ऐड कर देंगे तो ये पैकेज आपको 59 रुपीज का पड़ जाता है। और मिक्स क्वेश्चन के साथ प्रैक्टिस सेट यदि आप इसमें ऐड करेंगे तो मात्र 69 रुपीज में ये पैकेज आपको मिल जाता है। तो आप अपनी सहूलियत के हिसाब से कोई भी पैकेज अवेल कर सकते हैं। इसके अलावा हमारी क्रेजी जी के ट्रिक की एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं, वहां से ये कोर्स अवेल कर सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है तो वहां से भी ये कोर्स अवेल कर सकते हैं। धन्यवाद। क्या बोल रहे हैं शुभानंद जी? नो सर, लाल कलर के बिहाइंड सम हिंदू माइथोलॉजिकल टर्म है। नहीं 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 नहीं, वो इसको रक्त नदी भी बोला जाता है, ठीक है। जो ये लोहित नदी है ना, लोहित नदी है, इसको रक्त नदी के नाम से जाना जाता है, या अगर खूनी नदी के नाम से भी जाना जाता है। उसका रीजन ये है कि इसके जो जल है ना, इसका जो जल होता है या फिर पानी होता है, उसका कलर लाल हो जाता है। उसका रीजन ये है कि जहां पर ये कुछ क्षेत्र में प्रवाहित होती है तो वहां का जो मिट्टी या फिर सॉइल है, तो उसके कारण इसका कलर लाल हो जाता है। तो इसको खूनी नदी के नाम से भी जाना जाता है, ये बात आपको याद रखना है, ठीक है। इसमें और कोई माइथोलॉजिकल जो टर्म है वो मुझे नहीं पता है क्या है, वो आपने कहीं पढ़ा होगा, वो ठीक है, लेकिन मैंने इसका कारण यही है, ठीक है। तो याद रखना है। तो ये इतनी चीजें हैं हमें जो ब्रह्मपुत्र नदी के अंतर्गत पढ़नी है। बाकी हम थ्योरी अभी हम इसके डिस्कस करेंगे तो वहां पर भी आपका थोड़ा सा रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब इसका हम थ्योरी के माध्यम से डिस्कस करते हैं। तो देखिए, ये ब्रह्मपुत्र जो है ये हिमालयन नदी तंत्र का भाग है। तो ऑब्वियसली बात, हमने 3 भागों में ही इसको डिस्कस किया था। एक तो ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र और सिंधु नदी तंत्र। तो 2 ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, ये तीसरी नदी है, ठीक है। विश्व की सबसे बड़ी नदियों में है, तो काफी बड़ी नदी है, लगभग 2900 किलोमीटर के आसपास इसकी लंबाई है ना, ओवरऑल यदि आप देखेंगे इसको तो। इसके अलावा यह है तिब्बत के पठार में स्थित कैलाश पर्वत श्रेणी के मानसरोवर झील के पास से चेमा युंगडुंग ग्लेशियर, ये ग्लेशियर का नाम याद रखना, चेमा युंगडुंग ग्लेशियर है। मानसरोवर झील भी याद रखना, कई बार ये भी पूछ लेता है एग्जाम में, ठीक है। बांग्लादेश में पद्मा से मिलती है, सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती है, बंगाल की खाड़ी में जाकर के अपना जल ये गिराती है, ठीक है। कहाँ जाती है? बांग्लादेश में पद्मा नदी से मिलती है, सुंदरवन डेल्टा बनाती है, याद रखना है। आगे डिस्कस कर लेते हैं। आगे है प्रवाह क्षेत्र कहाँ कहाँ है, तो ये भी एक अंतरराष्ट्रीय नदी है, 3 देशों में प्रवाहित होती है। चीन से निकलती है, जिसको वहां पर यारलुंग सांगपो के नाम से जानते हैं। फिर भारत में आती है, तो भारत में इसको ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जानते हैं। फिर बांग्लादेश जाती है, जहां पर इसको जमुना के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो ये 3 देशों में बहती है और तीनों देशों में इसको अलग अलग नाम से जाना जाता है, इसलिए यह एक अंतरराष्ट्रीय नदी है, ठीक है। इसके दाएं जो तरफ से आकर के मिलती है, चूंकि अब देखिए भारत में ये इस प्रकार से बह रही है, ये डायरेक्शन है भारत में, है ना। तिब्बत में तो इसका डायरेक्शन ये है, ठीक है, तिब्बत में इस डायरेक्शन में बह रही थी, लेकिन भारत में ये इस डायरेक्शन में बहती है, ठीक है, इस टाइप। तो ऊपर से जो आकर के मिलेंगी ये कौन सी होंगी? इसकी दाई सहायक नदियां, और नीचे से जो आकर के मिलेंगी वो कौन सी होंगी? बाई सहायक नदियां, ठीक है। जैसे देखिए भारत में इस प्रकार से बह रही थी ना, थोड़ा समझ लीजिए, दाएं बाएं में कंफ्यूज मत हो जाना। जैसे इस प्रकार से तिब्बत में बह रही थी इस डायरेक्शन में, फिर यहां से मुड़ी और इस प्रकार से भारत में प्रवाहित हुई, है ना। तो हमें भारत से मतलब है, तो भारत में इसका डायरेक्शन कैसा है? ऐसा है। तो जो ऊपर से आकर के मिलेंगी ये इस प्रकार से, तो ये कौन सी होंगी? इसकी दाई या फिर राइट बैंक की ट्रिब्यूटरी। और जो नीचे से आएंगी वो कौन सी होंगी? लेफ्ट बैंक की ट्रिब्यूटरी या फिर बाई सहायक नदियां, ठीक है। तो कंफ्यूज मत होना दाएं बाएं में, जिस साइड भी नदी बह रही है उस साइड में आपको खड़े होकर के एज्यूम करना है और आपको दायां बायां उसका देख लेना है, ठीक है। तो देख लीजिए, तो इसकी दाएं तट की सुबनसिरी इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी है। इसके अलावा भरेली, मानस, साकरा, तिस्ता, ठीक है, ये सब इसकी सहायक नदियां हैं। जबकि बाएं तट पर दिवांग, लोहित, बूढ़ी दिहांग, धनसरी, कपिली, ये सब इसकी सहायक नदी हैं, आपको याद रखना है, ठीक है। वो सब हमने डिस्कस ही कर लिया, ये सब आपको याद रखना है। इसकी लंबाई की बात करेंगे तो लगभग 2900 किलोमीटर लगभग इसकी लंबाई है, ठीक है। काफी बड़ी नदी है, विश्व की बड़ी नदियों में ये शामिल होती है, ठीक है। इसके अलावा ब्रह्मपुत्र नदी को 4 अलग अलग नामों से जाना जाता है, तो हमने डिस्कस कर ही लिया, है ना। कहाँ, फिर एक बार हम देख लेते हैं। जैसे कि तिब्बत में इसको क्या बोलते हैं? तिब्बत में यारलुंग सांगपो, यारलुंग सांगपो के नाम से तिब्बत में इसको हम जानते हैं, ठीक है। जब ये अरुणाचल प्रदेश में आती है तो इसको हम क्या बोलते हैं? दिहांग, सॉरी दिहांग, हाँ दिहांग ही बोलते हैं, ठीक है, दिहांग बोलते हैं अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश के बाद जब असम में आती है, कहां पर? असम में आती है। असम या फिर पूरे भारत में इसको हम क्या बोलते हैं? ब्रह्मपुत्र बोलते हैं, ब्रह्मपुत्र,
पुत्र के नाम से जानते हैं। और जब ये बांग्लादेश में जाती है तो इसको हम क्या बोलते हैं, जमुना बोलते हैं। तो ये चारों नाम इसको याद रखना है, ठीक है। तो देखिए अरुणाचल प्रदेश में वृहद हिमालय को काट करके गौर्ज का निर्माण करती है, जिसको हम बोलते हैं दिहांग गौर्ज। दिहांग गौर्ज भी बनाती है और दिहांग नाम से इसको अरुणाचल प्रदेश में जाना भी जाता है, ठीक है। गौर्ज आप समझ गए होंगे, कई बार मैंने आपको डिस्कस करा दिया, बार बार रिपीट कराता हूं इसलिए ताकि आपको चीजें अच्छे से याद रह जाएं, है ना। इसके अलावा देखिए असम में ही ये क्या करती है, विश्व के सबसे बड़े द्वीप का निर्माण करती है, जिसको माजुली द्वीप बोलते हैं, ठीक है। ब्रह्मपुत्र नदी पर ही ये स्थित है, ये भी हमने डिस्कस किया है, काफी महत्वपूर्ण है, कई बार यहां से एग्जाम में भी क्वेश्चन आया हुआ है। ये देखिए वही लिखा है, तिब्बत में, अरुणाचल प्रदेश में, असम में और बांग्लादेश में किस किस नाम से जाना जाता है, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन यहां से आते हैं। इसके अलावा गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इसको विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप का दर्जा भी है। यहाँ पर आप इमेज में देख सकते हैं, ये नदी द्वीप है जो इसके द्वारा बनाया गया है ना, इसके अवसादों के निक्षेप के द्वारा ही यह आइलैंड बना हुआ है। इसके अलावा ब्रह्मपुत्र नदी जब अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है तो अरुणाचल प्रदेश की दो सहायक नदियां दिवांग और लोहित ब्रह्मपुत्र नदी से मिलती हैं। तत्पश्चात ब्रह्मपुत्र नदी असम राज्य में समतल घाटी में प्रवेश करती है, ठीक है। देखिए सादिया से धुबरी के मध्य ये रैंप वैली है ना, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, भारत की ऐसी कौन सी नदी है जो रैंप घाटी में प्रवाहित होती है। अब देखिए रैंप घाटी में मतलब ऐसे समझिए बच्चों कि इसके उत्तर में क्या है, इसके उत्तर में हिमालय है, इसके उत्तर में हिमालय है और इसके दक्षिण में क्या है, मेघालय प्लेट्यू है। क्या है, मेघालय का पठार है, मेघालय पठार है या फिर मेघालय प्लेट्यू, और इसके बीच में ये संकीर्ण घाटी में सादिया से धुबरी के मध्य में प्रवाहित होती है ना, मतलब ये दोनों उठे क्षेत्र हैं और ये नीचे प्रवाहित होती है, इन दोनों के बीच में प्रवाहित होती है संकीर्ण घाटी में, जिसको हम बोलते हैं रैंप वैली, ठीक है। तो याद रखना है, सादिया से धुबरी के मध्य में ये रैंप वैली में प्रवाहित होती है, इसके उत्तर में हिमालय है और दक्षिण में शिलोंग का पठार है। जो चीजें हमने बच्चों समझी हैं वही चीजें आपको यहाँ पर लिखी हुई हैं, ठीक है। चलिए अगर डिस्कस करते हैं, कुछ प्रमुख शहर है जो इसके किनारे स्थित हैं, जैसे कि गुवाहाटी हो गया, तेजपुर हो गया, डिब्रूगढ़ हो गया, यहाँ से कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। तो ये तीन प्रमुख शहर हैं, गुवाहाटी, तेजपुर और डिब्रूगढ़, जो कि ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे स्थित हैं, तो इनको भी आपको दिमाग में रखना है ना। अब बोगीबील ब्रिज की बात कर लेते हैं। अभी मैंने आपको बताया था रेल सह सड़क पुल है, ठीक है, सबसे बड़ा ब्रह्मपुत्र नदी पर ही इसको बनाया गया है असम राज्य में। असम के धेमाजी और डिब्रूगढ़ दो जगह हैं, असम की धेमाजी और डिब्रूगढ़, ठीक है। इस प्रकार से धेमाजी और डिब्रूगढ़ को आप ये कनेक्ट करता है, ठीक है। क्या हुआ गोविंद जी, कोई डाउट है क्या? ठीक है, समझिए इसको, ये असम राज्य है, असम राज्य में दो जगह हैं, धेमाजी और डिब्रूगढ़। तो धेमाजी और डिब्रूगढ़ को कनेक्ट करने के लिए बोगीबील ब्रिज बनाया गया है। इस प्रकार का ये ब्रिज है, आप इमेज में देख सकते हैं, 2 फ्लोर में इसको बनाया गया है, ठीक है। ऊपर से इसमें रेल यातायात होता है और नीचे से सड़क यातायात होता है, तो 2 फ्लोर में इसको बनाया गया है, आपको याद रखना है, ठीक है। 2018 में ही इसका निर्माण पूरा हुआ और 2018 में ही इसका उद्घाटन किया गया, आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए आगे डिस्कस कर लेते हैं, इसकी लंबाई कितनी है, तो 4.94 किलोमीटर, 4.94 किलोमीटर ये लंबा ब्रिज है और भारत का सबसे बड़ा, क्या बोलते हैं, रेल सह सड़क पुल, रेल सह सड़क ब्रिज, ठीक है। भारत का सबसे बड़ा रेल सह सड़क ब्रिज है, मतलब रेल का यातायात भी होता है इससे और सड़क का भी यातायात होता है, याद रखना है, ठीक है। आगे है, ये भारत का सबसे लंबा रेल सह सड़क ब्रिज है, तो वही चीजें लिखी है जो मैंने आपको बताई है, धेमाजी और डिब्रूगढ़ को आपस में ये कनेक्ट करता है या फिर जोड़ता है, ठीक है। एशिया का दूसरा सबसे बड़ा है, एशिया का दूसरा सबसे बड़ा है और भारत का सबसे बड़ा है। आगे है तिस्ता नदी, तिस्ता नदी की बात कर लेते हैं, तो जेमू ग्लेशियर से इसका ओरिजिन होता है, ठीक है, सिक्किम से, ये भी मैंने आपको बताया था, सिक्किम से जेमू ग्लेशियर से, कहा बांग्लादेश रंगपुर के में जाकर के किससे, ब्रह्मपुत्र से मिल जाती है, फिर जमुना से मिल जाती है ना, क्योंकि जमुना कहां पर बोलते हैं, ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो रंगपुर में जाकर के किससे मिल जाती है, ब्रह्मपुत्र नदी से जाकर के मिल जाती है। भारत, सिक्किम, पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में प्रवाहित होती है, ठीक है। कहां कहां, भारत में, सिक्किम में, मतलब भारत के ही सिक्किम में, पश्चिम बंगाल में और बांग्लादेश, 2 देशों में ये प्रवाहित हो रही है। और राज्यों की बात करेंगे तो सिक्किम और पश्चिम बंगाल राज्य में प्रवाहित होती है। इसके अलावा रंगित, रांगपो, रोंगजो, लिश, सालदंगा, ठीक है, ये इसकी कुछ सहायक नदियां हैं, उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, याद हो जाए तो ठीक है, वरना कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। रंगित, रांगपो, रोंगजो, लिश और सालदंगा, ये सब किसकी, तिस्ता की सहायक नदियां हैं, ठीक है, याद रखना है।
इसके अलावा दार्जिलिंग की पहाड़ियों में एक विशाल गॉर्ज का निर्माण करती है। हाँ रिया जी बताइए, कोई डाउट है क्या? रिया, गोविंदा, है ना। देखिए हैंड रेस फीचर इसलिए होता है कि यदि आपको कोई डाउट हो, है ना, तो आप मुझसे बात करके अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। उसको आपको तभी प्रेस करना है। हाँ रिया जी बोलिए, क्या डाउट है? देखिए पहली क्लास से आपकी हैंड रेस का फीचर आपको बार बार यूज नहीं करना है, ठीक है। यदि कोई डाउट है तो फिर आप पूछ सकते हैं। चलिए देखिए, दार्जिलिंग की पहाड़ियों में एक विशाल गॉर्ज का निर्माण करती है। मैंने आपको बताया था कि हिमालयी नदियां में बहुत सारी ऐसी नदियां हैं, ठीक है, जो कि पूर्ववर्ती नदियों का उदाहरण है, ठीक है। और ये क्या बनाती है? गॉर्ज का निर्माण करती है ना। गॉर्ज बार बार मैंने रिपीट किया है कि पर्वतीय क्षेत्रों में ऐसी नदियां जो अपना रास्ता स्वयं बनाती हैं, हिमालय पर्वत या फिर किसी भी पर्वत को लगातार काटती हैं, ऐसी नदियों को क्या बोलते हैं? ऐसी नदियों को हम बोलते हैं पूर्ववर्ती नदियां, ठीक है। और इसी प्रकार से दार्जिलिंग की पहाड़ियों से निकलती है और गॉर्ज का निर्माण करती है, ठीक है। हिमालयी नदियों में बहुत सारी ऐसी नदियां मिलेंगी जो गॉर्ज का निर्माण करती है ना। गॉर्ज का मतलब सिंपल सा ये है, पर्वत का निर्माण हो रहा है और अपना रास्ता ये बनाते जा रहे हैं, ठीक है। तो इसके दोनों ओर पर्वत का निर्माण हो जाएगा और बीच से नदी प्रवाहित हो रही होगी एक संकीर्ण घाटी में, उसको ही हम गॉर्ज बोलते हैं, ठीक है। क्लियर है? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे डिस्कस कर लेते हैं सुबनसरी, जो कि सबसे बड़ी सहायक नदी है ब्रह्मपुत्र की, काफी महत्वपूर्ण है। तो सबसे बड़ी सहायक नदी है सुबनसरी, आपको याद रखना है, ठीक है। तिब्बत के पठार, तिब्बत प्लेट्यू से इसका ओरिजिन होता है। कहां से? तिब्बत के पठार से इसका ओरिजिन होता है। यह नदी असम के लखीमपुर के पास ब्रह्मपुत्र नदी में मिल जाती है। कहां पर? असम के लखीमपुर में आकर के ब्रह्मपुत्र से मिलती है। तो ये बात आपको याद रखनी है। इसके अलावा असम और अरुणाचल प्रदेश में प्रवाहित होती है। असम और अरुणाचल प्रदेश में प्रवाहित होती है। कहां से निकलती है? तिब्बत प्लेट्यू से निकलती है। इसके बारे में बस एक ही क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि ब्रह्मपुत्र की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तो कौन सी है? सुबनसिरी। कहां से निकलती है? तिब्बत प्लेट्यू से निकलती है। किस किस राज्य में प्रवाहित होती है? तो अरुणाचल प्रदेश और असम राज्य में प्रवाहित होती है, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं मानस नदी। मानस नेशनल पार्क से होकर के प्रवाहित होती है। तिब्बत रीजन से इसका ओरिजिन होता है, ठीक है। असम के जोगी घोपा में ब्रह्मपुत्र से आकर के मिलती है। कहां पर? असम के जोगी घोपा नामक स्थान पर। भारत के असम राज्य में ये प्रवाहित होती है। भूटान में बहने वाली प्रमुख नदी है, ठीक है। भूटान में भी प्रवाहित होती है, तिब्बत में भी प्रवाहित होती है, याद रखना है। इसके अलावा असम का मानस राष्ट्रीय उद्यान इसके किनारे स्थित है, या फिर ऐसा बोल लीजिए कि मानस राष्ट्रीय उद्यान जो है, इससे होकर के ही ये नदियां प्रवाहित होती हैं। क्लियर है? तो थ्योरी पार्ट है जो हमने ऑलरेडी मैप में डिस्कस कर लिया है। एक धनसरी नदी है, इसके बारे में भी देख लेते हैं। यह नदी नागालैंड में स्थित लेशांग पर्वत चोटी से निकलती है, ठीक है। कौन सी सहायक नदी है? बाई सहायक नदी है, ये नीचे की ओर से आकर के मिलती है, या फिर लेफ्ट बैंक की ट्रिब्यूटरी है। इसके अलावा असम के गोलाघाट नामक जिले में ब्रह्मपुत्र नदी से आकर के मिलती है, ठीक है। याद रख लेना, भारत के नागालैंड और असम राज्य में ये प्रवाहित होती है। कौन कौन से राज्य में? नागालैंड और असम राज्य में, दो राज्यों में प्रवाहित होती है। नागालैंड से निकलती है लेसांग पर्वत चोटी से, और असम में आकर के ब्रह्मपुत्र नदी से ये मिल जाती है, ठीक है। तो ये पूरा हमारा ये ब्रह्मपुत्र नदी या फिर ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम कंप्लीट होता है, ठीक है। तो तीनों नदियां हमने अभी तक डिस्कस कर ली हैं। कौन कौन सी? देखिए, जो हमने भारत में नदियों का डिवीजन किया था, अपवाह तंत्र, एक मिनट रुकिएगा। भारत का जो हमने अपवाह तंत्र या फिर ड्रेनेज सिस्टम डिस्कस किया था, ठीक है, इसके अंतर्गत एक हमने देखा था हिमालयी नदी तंत्र, हिमालयी नदी तंत्र, और एक हमने किया था प्रायद्वीपीय भारत की नदियां, प्रायद्वीपीय नदी तंत्र, नदी तंत्र, ठीक है। इसके अंतर्गत हमने मुख्यतः तीन नदियों को देखा था बच्चों, हमने गंगा, सिंधु और ब्रह्मपुत्र, ठीक है। तो ये तीनों नदी हम पढ़ चुके हैं। गंगा भी हमने पढ़ ली, सिंधु भी हमने पढ़ ली, और ब्रह्मपुत्र नदी को भी हमने यहाँ पर पढ़ लिया है। इसके अलावा प्रायद्वीपीय भारत की नदियों में बात करें तो गोदावरी हो गई, ठीक है, नर्मदा हो गई, कृष्णा हो गई, महानदी हो गई, कावेरी हो गई,
ठीक है, कावेरी हो गई। तो ये कुछ प्रमुख नदियों के नाम लिखे हैं, और भी बहुत सारी नदियां हैं। ठीक है, तो ये हिमालयी नदी तंत्र वाला हमारा ये पोर्शन कंप्लीट होता है। अगली क्लास से हम प्रायद्वीपीय नदी तंत्र के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये जो तीन नदियां हैं, मतलब ये तीन नदियां सिर्फ यहाँ पर दिख रही हैं, लेकिन इसकी जो भी सहायक नदियां हैं उनको भी हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया है। ठीक है, तो यहाँ से काफी ज्यादा एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, आपको अच्छे से इनको कंप्लीट करना है। यदि कोई भी डाउट है इन तीनों नदियों में से तो अभी पूछो, कोई भी डाउट है तो पूछो। है क्या कोई डाउट? बताओ जल्दी। रिवाइज तो नहीं करना। गुड्डू रॉय, गोविंदा, शुभानंद, रिया। सर साउथ की गंगा किसे कहा जाता है? हालांकि अभी अपन ने पढ़ा नहीं है प्रायद्वीपीय भारत, है ना, लेकिन मैंने आपको बताया है शुभानंद जी, आप तो पढ़ चुके हो ना। एक है दक्षिणी गंगा, एक है दक्षिण भारत की गंगा। दक्षिण भारत की गंगा, ठीक है, ये बोला जाता है कावेरी नदी को, कावेरी नदी को। ठीक है, और एक है दक्षिणी गंगा, एक है दक्षिणी गंगा, या फिर इसको बोलते हैं वृद्ध गंगा। वृद्ध गंगा ये किसको बोलते हैं? ये बोलते हैं गोदावरी नदी को। गोदावरी, ये दो टर्म है, आपको याद रखना है। मैंने आपको पढ़ाया भी है, हालांकि अभी इस बैच में नहीं पढ़ाया है, लेकिन शुभानंद जी आप पढ़ चुके हैं। ठीक है, देखिए, दक्षिण भारत की गंगा ये बोलते हैं हम कावेरी नदी को। क्यों बोलते हैं? क्योंकि कावेरी नदी जो है ये कहाँ बहती है? कर्नाटक तमिलनाडु राज्य में बहती है। और ये नदी ऐसी है कि इसमें वर्ष भर पानी की कमी नहीं होती, क्योंकि इसको लौटते हुए मानसून से भी पानी मिलता है ना। तो लौटते हुए मानसून से मतलब उत्तर पूर्वी मानसून से भी पानी मिलता है, इसलिए इसमें जल की कभी नहीं कमी नहीं होती। और गंगा नदी में भी कभी कमी नहीं होती, क्योंकि हिमालयी नदी तंत्र का ये हिस्सा है। ठीक है, तो इस कारण से इसको गंगा से कंपेयर करके दक्षिण भारत की गंगा बोलते हैं। और दक्षिणी गंगा और वृद्ध गंगा बोलते हैं गोदावरी को। क्यों? क्योंकि ये दक्षिण भारत की या फिर प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है। तो लंबाई के कारण या फिर इसमें जो ड्रेनेज सिस्टम है उसके अनुसार इसे गंगा से कंपेयर करके दक्षिणी गंगा बोला जाता है। ठीक है, तो दोनों के अलग अलग रीजन है, दोनों को गंगा से कंपेयर किया गया है। दक्षिण भारत की गंगा कावेरी और दक्षिणी गंगा गोदावरी नदी को बोला जाता है। ठीक है, ठीक है, थैंक यू गुड्डू राज जी। ठीक है, समझ में आ गया। तीनों नदियां अच्छे से एक बार तीनों नदियों का रिवीजन कर लेना, गंगा, ब्रह्मपुत्र और सिंधु का। अगले लेक्चर से हम प्रायद्वीपीय भारत की नदियों को पढ़ना स्टार्ट करेंगे। नर्मदा, गोदावरी, ताप्ती, जितनी भी नदियां हैं प्रायद्वीपीय भारत को, उनको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए, तो फिलहाल आज की क्लास में इतना ही। बाय बाय, टेक केयर।